नमस्कार दोस्तों, आज हम जो सेल्स पढ़ी थी हमने यूनिट, उसके क्वेश्चन हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आपके जो एग्ज़ाम है उसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं। वो क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज एक एक करके हम उनके बारे में देखेंगे। जो सेल्स हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में है। पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए सेल, सेल क्या है। ठीक है, ये सेल्स की डेफिनेशन पूछ रहा है कि क्या है। पहला ऑप्शन है इसमें स्मॉलेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तीसरा है लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और चौथा है लार्जेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप बताओ फटाफट कौन सा आंसर सही है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी है, सबसे छोटी इकाई है स्मॉलेस्ट एंड बेसिक। सबसे छोटी और बेसिक इकाई है ये हमारे शरीर की। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी। फंक्शनल कौन सी है। फंक्शनल, शरीर की सबसे फंक्शनल यूनिट जो है या इकाई जो है वो शरीर की कौन सी है। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, स्प्लीन और सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या है सेल्स, एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो इसमें सेल ही आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, सेल। क्लियर है, क्या आएगा, सेल। डी आंसर रहेगा इसका। अब तीसरे क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, सेल बायोलॉजी या सेल स्टडी या साइटोलॉजी अपन किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल डिवीजन ओनली। क्या सेल डिवीजन का अध्ययन सेल बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर सेल का अध्ययन क्या सेल बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करना ही क्या सेल बायोलॉजी कहलाता है। या स्टडी ऑफ मेटाफेज ऑफ सेल। ठीक है, ये भी एक प्रकार, तो सेल डिवीजन तो हो नहीं सकता। इसमें जो आएगा आंसर वो आएगा सी, क्योंकि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर अपन बात करें तो उसी को हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन चौथे नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बाय सेल टू इंटरेक्ट विद अदर सेल्स। ठीक है, एक सेल्स के दूसरी सेल्स को इंटरेक्ट मतलब अलग रखने के लिए जो सेल के अंदर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमा दिया है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं है आपको ढंग से, क्योंकि ये चीज़ें टिश्यू में आती हैं। जब टिश्यू पढ़ेंगे, जब हम सेल्स का झुंड पढ़ेंगे, वहाँ पे ये देखने को मिलती है। तो इसने यहाँ पे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको इसके बारे में कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं। इसका आंसर सेल जंक्शन होगा। ठीक है, कुछ सेल्स क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे के पास पास रहती हैं, एक और टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के नज़दीक रहती हैं किसी पार्ट में। ये सेल्स हैं, बात करें हम तो ये क्या है, सेल्स हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस बना देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सेल्स हैं। अब इन सेल्स की किसी पार्ट में ये रह रही हैं यहाँ पे, माना कि ये कोई बॉडी का टिश्यू है या ऑर्गन है, इसके अंदर ये सारी सेल्स हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड भरा होगा है, इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, सेल्स जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती है, एक जंक्शन बनता है। ये जंक्शन जो है, जो गैप है इसके अंदर के बीच का, वो क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। ये जुड़ती हैं, देखो यहाँ से जुड़ रही है, लेकिन इनके बीच में स्पेस है। ये बीच बीच में क्या है, ये स्पेस है। यहाँ पे ये जुड़ी हुई हैं और कई जगह पे इनके स्पेस हैं, थोड़े टच में रहती है। जुड़ेगा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हो रही है, थोड़ा सा टच में रहती है। तो बीच बीच में जगह भी देनी पड़ती है इनको, क्योंकि इनके लिए इसमें फ्लूइड भरा होता है। और फ्लूइड का इसके अंदर अपन बोलते हैं, एक सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं अपन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF। और एक होता है सेल्स के बाहर, ये तो सेल्स के अंदर है, और एक होता है सेल्स के बाहर। ठीक है, ये सेल्स के बाहर होता है, इसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF। ठीक है, क्या बोलेंगे, ECF। तो दो प्रकार का फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है, जो कंटेंट होते हैं या इनके सेल्स के वेस्ट होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अंदर से एक्सचेंज होता है फ्लूइड का, न्यूट्रिएंट्स का, जो भी इसको पोषक तत्व चाहिए उन सब का इसके अंदर आवश्यक तत्वों का आदान प्रदान होता है इस फ्लूइड से उस फ्लूइड में। ठीक है,
यहाँ पे सेल्स खाने के लिए जो जिसको ऊर्जा चाहिए कि उसके लिए खाना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीज़ें क्या होगी फ्लूइड में होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो दोनों सेल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है ताकि ये फ्लूइड आगे की ये बीच की सेल्स हैं उन तक भी पहुँच सके। इसी को अपन बोलते हैं सेल जंक्शन। जो गैप इसके अंदर छोड़ा जाता है या एक जंक्शन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे यही पूछ रहा है ये कि कौन सा सेल्स का पार्ट है जो दूसरी सेल्स को जोड़ता है, तो वो क्या है, सेल जंक्शन कहलाता है। क्लियर है? सेल जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल जंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ सेल जंक्शन इंटरेक्ट विद ईच अदर सर्टेन टिश्यू, दीज आर स्टेबल इंटरेक्शन मेटाबॉलिक डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो किस लिए आवश्यक होता है ये सेल जंक्शन, ताकि सेल्स अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल द सेल जंक्शन इज एबुडेंट। एबुडेंट का मतलब होता है ज़्यादा, रिच मात्रा में। कौन सा जंक्शन है सेल के अंदर या कौन सी सेल्स के अंदर जो होता है जो जंक्शन सेल का ज़्यादा पाया जाता है। अब बताओ, आप बताओ कौन सी सेल्स होगी जो ज़्यादा काम करेगी, जिसको ज़्यादा आदान प्रदान की जरूरत पड़ेगी, उसी सेल्स के अंदर क्या होगा, ज़्यादा क्या पाया जाएगा, जंक्शंस पाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि वही सेल्स ज़्यादा काम करती है जो सेल्स वातावरण के कांटेक्ट में होती है, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे हम हैं, हमें इतना मेंटेन नहीं करता, हमारे कपड़े होते हैं। अब दूसरे जानवर और देखो, आप भेड़ को देखो, भेड़ के बाल होते हैं, सर्दी आएंगी बाहर बढ़ जाएंगे खतरनाक, क्योंकि उसको भगवान ने दिया नहीं है। क्या नहीं दिया है, उसके अंदर कुछ दिया नहीं है कि कपड़े पहन सके, वो खुद सेल्फ डिपेंड नहीं है, इतना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है उसका कि अपने लिए कपड़े बना सके। हम इंसान डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम अपने लिए कपड़े बना लेते हैं, रूम भी अपन गर्म बना सकते हैं, हीटर पे ताप लेते हैं, आग जला लेते हैं, लेकिन इनके अंदर तो है नहीं। इसलिए भगवान ने नेचुरली इनके अंदर बाल दिए हैं। क्या दिया है, बाल दिए, जो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन करते हैं। पहले हमारे भी लोगों के इतना दिमाग डेवलपमेंट नहीं था, तो आदि मानव में देखा होगा आपके बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, नंगे घूमते थे वो। तो क्लाइमेट के लिए तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट के लिए चेंज जो करना पड़ता है वो हमारी स्किन को करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, स्किन को, क्योंकि गर्मी पड़ती है तब स्किन को लगती है, तो पसीना पानी के अंदर बहाना पड़ता है उनको, ताकि हीट उस पानी से या पसीने में होकर निकल जाए। और सर्दी होगी तो बंद करना पड़ेगा उनको, बाल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने पड़ेंगे ताकि हीट बनी रहे। ठीक है, तो इसलिए गैप किसके अंदर पाया जाएगा या जंक्शन किसके ज़्यादा पाया जाएगा, सेल का जंक्शन कौन सी सेल्स में पाया जाएगा, एपिथेलियल, स्किन में। और ये एपिथेलियल सेल्स कहाँ होती है, स्किन के अंदर होती है। कहाँ होती है, स्किन से। इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि क्या कह रहा है और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे एबुडेंट है, इसका मतलब होता है रिच। ठीक है, डोमिनेंट का एक तरीका है ये, रिच। सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन करती है, तो स्किन करती है हमारी बॉडी में। इसमें सबसे ज़्यादा सेल्स का बात करें तो चेंजेज वातावरण के लिए करना पड़ता है उसमें, इसलिए उसमें सेल के जंक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड जल्दी जल्दी उनको ट्रांसफ़र करना होता है, इधर से उधर, इधर से उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, व्हाट इज़ द एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन ये सब टिश्यू के अंदर हैं जो इसमें क्वेश्चन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि है इस सेल्स के लेवल पर ही, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। कोई क्वेश्चन जो है आपके पढ़ाया नहीं, अभी जो टॉपिक पढ़ाया सेल में आए नहीं, वो आगे आ जाएंगे, पर यहाँ पे आप समझ लो थोड़ा थोड़ा तो बेटर है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। कुछ क्वेश्चन तो आपको याद ही है, एक बार बता दें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5-7% होंगे, वो कैसे होंगे, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि है क्या, उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ पे स्थिरता, एक तरीके की रेजिस्टेंसी। अब इसमें देखो, लॉस ऑफ माइग्रेशन एंड गेन ऑफ एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स, लॉस ऑफ एडिशन एंड गेन ऑफ माइग्रेशन और लेसिस ऑफ सेल। इसका मतलब यह है कि ट्रांजिस्ट हो गई, एक जगह रह गई है। क्या रह गई है, एक जगह रह गई है, उसी सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, जब एक जगह रह जाएगी तो सेल कैसी रहेगी, एडिशन। एडिशन का मतलब है चिपकना, यानी कि एक जगह ही चिपकी रहेगी, वो ज़्यादा घूमेगा। 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक सेल्स होती है फ्रीली होती हैं, क्या होती हैं,
फ्रीली सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर में मतलब घूमती रहती हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स हैं, खून के अंदर घूमती रहती हैं, आरबीसी वगैरह घूमती रहती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती हैं। जैसे हमारी सेल्स की जो है हाथ के पैरों की मसल्स में जो होती हैं, स्किन की जो होती है, वो तो एक जगह फिक्स रहती हैं, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलर जंक्शन पाया जाता है या सेल जंक्शन पाया जाता है। और जबकि जो फ्री होती है उनके अंदर कोई सेल जंक्शन नहीं पाया जाता। तो इसी में यही पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सेल्स है जिसके अंदर जो जंक्शन नहीं पाया जाता, तो वो माइग्रेन करेगी, वो सेल्स क्या करेगी, माइग्रेन उसको करेगी। ठीक है, अब इसमें देखो करेक्ट आंसर बताते हैं आपको। एपिथेलियम मेसेंकाइमल ट्रांजिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। सी इसके अंदर राइट आंसर है। क्या है, सी राइट आंसर है इसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ मेसेंकाइमल सेल्स, क्या है इसका आंसर, फॉर्मेशन ऑफ मेसेंकाइमल सेल्स। इसको ट्रांजिस्ट कौन बनाती है, तो मेसेंकाइमल सेल्स ही इसको ट्रांजिस्ट बनाती है, ताकि ये जान सके। अब इसके बारे में विस्तार से मैं बता देता हूँ कि मेसेंकाइमल ट्रांजिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल लूजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो मेसेंकाइमल ट्रांजिशन का मतलब होता है कि सेल्स की ऐसी विशेषता जिसमें क्या होता है, सेल्स की एडिएशन ख़त्म हो जाती है, मतलब चिपकती नहीं है वो। एंड गेनिंग माइग्रेशन, यानी कि वो सेल्स क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। जो मैंने भी बताया कि ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर सेलुलर जंक्शन नहीं पाया जाता, वो एक जगह से दूसरी जगह होती है और उनकी घूमती रहती हैं और उसमें एडिएशन ख़त्म हो जाता है, मतलब चिपकाव जो होता है, चिपकना, इस सेल से दूसरी सेल से चिपकी जो रहती हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो फ्री रहती हैं, जैसे कि आरबीसी। इट इज़ ए हाईली यूजफुल इन द प्लूरिपोटेंसी ऑफ स्टेम सेल्स इन ऑर्गन डेवलपमेंट। और ये ज़रूरी होता है जब कई बार हमें सेल का डेवलपमेंट करना होता है, तो ऐसे या ऑर्गन का डेवलपमेंट करना होता है, स्टेम सेल से ऑर्गन का डेवलपमेंट हमें करना होता है, तो ये सेल ज़रूरी होती है। क्योंकि कई बार ऑर्गन डैमेज होता है तो बाहर से आती हैं वो सेल्स वहाँ पे और इकट्ठा हो जाती हैं, और इकट्ठा होकर वहाँ पे उसको रिपेयर करती हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा इन्फ्लामेशन होता है तो बहुत सारी सेल ब्लड से आती हैं, है ना, ल्यूकोसाइट आएगी, है ना, ब्लड के अंदर पड़ेंगे अपन, बहुत सारी एरिथ्रोसाइट है, आरबीसी है, ये सब प्लेटलेट्स आएगी। जब डैमेज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। तो सेल्स मूवेबल उनका ज़रूरी है होना, क्योंकि वो अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगी तो फिर वो चीज़ वहाँ पे रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो ऑर्गन के डेवलपमेंट में या घाव के भरने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा इसने कि ट्रांजिशन जो होता है, मेसेंकाइमल ट्रांजिशन, वो कौन सी मेसेंकाइमल जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है। तो इसका मतलब यही था कि मेसेंकाइमल जो ट्रांजिशन होता है वो क्या कहलाता है, इसके अंदर लॉस ऑफ माइग्रेशन एंड गेन ऑफ एडिएशन, इसी को अपन क्या कहते हैं, मेसेंकाइमल ट्रांजिशन। इसमें आंसर आएगा आपका ये आना चाहिए इसके अंदर आंसर। ठीक है, मेसेंकाइमल ट्रांजिशन, लॉस होना, सी को मिटा देते हैं अपन, सी नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा आंसर, ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए, इसका राइट आंसर होगा ए नहीं है, क्योंकि मेसेंकाइमल ट्रांजिशन का मतलब ही यही होता है कि एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं कई बार वो क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, इस वजह से उनकी एडिएशन ख़त्म हो जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ए ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7वें नंबर का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल द गैप जंक्शन आर एब्सेंट। कौन सी सेल्स है जिसके अंदर गैप जो जंक्शन है, या फिर अपन अभी जो बात कर रहे हैं सेल जंक्शन का, वो एब्सेंट होता है। कौन सी सेल्स के अंदर होगा, स्पर्म सेल्स के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर और कार्डियक सेल्स के अंदर। कौन सी सेल्स के अंदर जो बात करें गैप जंक्शन की, वो एब्सेंट पाया जाता है। तो इसका आंसर है ए। क्या आंसर है, ए। किसके अंदर पाया जाता है गैप, आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। जैसे मैंने आपको बता दिया है किसके अंदर नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर गैप जंक्शन नहीं पाया जाता है। और साथ साथ में एक और सेल्स है स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स भी मोटाइल होती है, आपने पढ़ा होगा, है ना, 10, 12 या पहले की पिछली क्लासों में। स्पर्म सेल्स क्या होती है, एक गोनेट सेल्स है, जर्म सेल्स है, जो क्या करके आती है, स्पर्म से यानी टेस्टिस से रिलीज होती है। और कहाँ पर आती है,
पेनिस से फीमेल में भी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगी वेजाइना के थ्रू, फैलोपियन ट्यूब तक जाती है यूट्रस के थ्रू, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। इसी प्रकार ओवम भी क्या होती है, मोटाइल सेल्स होती हैं। जो भी मोटाइल सेल्स होती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे ओवम हो, स्पर्म हो, इन सेल्स के अंदर क्या होगा, गैप जंक्शन या सेल जंक्शन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये फ्री होती हैं, मोटाइल होती हैं, घूमती रहती हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। कौन सी सेल्स के अंदर इस प्रकार का जो रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कौन सी सेल्स में पाया जाता है। तो अपन बात करें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो कहाँ पाया जाता है, मसल सेल्स में, लीवर सेल्स में, किडनी सेल्स में या न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, हम बात करें सार्कोप्लाज्मिक, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो एक क्लस्टर बना के रह जाता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है कैल्शियम को बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और खासकर किस में पाया जाता है, ये कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में। किस में पाया जाएगा, कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में, क्योंकि दोनों ही मसल्स सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट की मसल्स देखा होगा आपने, बहुत कॉन्ट्रैक्ट करती है, और बोन की जो मसल्स होती है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, वो कम होता है। बोन की बात करें तो बोन में नहीं पाया जाएगा, अंदर जो बोन की मसल्स हैं उनमें नहीं पाया, बोन से जो अटैच होती हैं उन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, जिससे हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कैल्शियम का होना ज़रूरी है। हालांकि बोन में भी कैल्शियम होता है, लेकिन जो बोन के आसपास जो क्या सेल्स होती हैं, खासकर जैसे थाई हो गया ना, अपनी आर्म हो गई, हाथ और पैर की जो मसल्स होती हैं सारी, उनके अंदर कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसको कंट्रोल कौन करता है, स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जब जरूरत होती है जब रिलीज कर देता है। इससे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बना रहता है, एक तरीके से ये रिजर्व रखता है अपने पास, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर जो आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी मसल्स है, पहली मसल सेल्स, कौन सी है, मसल सेल्स। अब कोई सी भी मसल सेल्स हो हमारी, उसके अंदर ये पाया जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक प्रकार का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है, जो कि क्या होता है, स्मूथ प्रकार का। अपन ने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं या दो भाग होते हैं, होता एक ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके दो भाग होते हैं, एक रफ वाला भाग होता है और एक स्मूथ वाला भाग होता है। तो स्मूथ वाला भाग जो होता है वो किसका कलेक्शन करता है, कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का कलेक्शन करता है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है। अब बात करते हैं नवे क्वेश्चन की। नवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेगोसाइट सेल। फेगोसाइट सेल अपनी जो होती हैं वो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं खासकर, ठीक है। अपन ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, पर ये सेल्स एक प्रकार की, तो इसमें भी इसको क्वेश्चन को दिया गया है। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन इनको भी जानना ज़रूरी है। अब फेगोसाइट सेल्स जो होती है, इनमें से कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, एंटीबॉडी, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज। तो कौन सी होगी इसके अंदर, राइट आंसर रहेगा आपका लास्ट वाला, ठीक है। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज एक प्रकार की फेगोसाइट सेल है, ठीक है। ये अभी आप ऐसे याद रख लो, बाकी का अपन ब्लड पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फेगोसाइट है, कौन सी मोनोसाइट है, कौन सी न्यूट्रोफिल है। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द पावर हाउस ऑफ ए बॉडी। ये तो आप बता ही दोगे, सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है, एक बार हम बता दो, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी वहाँ पे जनरेट होती है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द सुसाइडल वेग ऑफ द सेल। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सुसाइडल वेग किसको कहा जाता है, फटाफट बताओ, ठीक है, किसको कहा जाता है, जो अपने को ही नष्ट कर लेती है, बम, एटम बम, किसको कहा जाएगा, लाइसोसोम को। राइट आंसर, लाइसोसोम इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। लाइसोसोम्स जो होता है किसके द्वारा बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बनाया जाता है लाइसोसोम, वहाँ पे आपको बताया था, कौन बनाता है, फटाफट बताओ, गोल्जी बॉडी, सही है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है,
ठीक है, क्योंकि गोल्जी बॉडी में एंडोसोम्स होते हैं जो लाइसोसोम बनाते हैं। अगर नहीं पता है तो याद रखो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग, पैकिंग प्रोटीन एंड लिपिड। है ना, कौन करता है ट्रांसपोर्ट का काम, कौन करता है, जल्दी से बताओ फटाफट, कौन करता है। अभी बताया आपको ट्रांसपोर्ट का मैंने बताया था ना आपको, एक होता है जो तुरंत भेज देता है, जब ज़रूरत होती है जहाँ पे सेल्स की, वहाँ पे प्रोटीन को या फैट को, जो भी एनर्जी के लिए चाहिए सेल्स को, वो चीज़ें सप्लाई कौन करता है, गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के दो काम हैं, एक तो ये क्या करता है, लाइसोसोम बनाता है, और दूसरा गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी इसका राइट आंसर है। गोल्जी बॉडी ही को अपन कह सकते हैं कि ये पैकिंग का काम करता है, एक दूसरे से दूसरे जगह भेजता है ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स वगैरह को ये कलेक्ट करके, और जहाँ ज़रूरत होती है डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन ए सेल वॉल। ये थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है मनुष्य के अंदर तो पाई नहीं जाती है, किसके पाई जाएगी, प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल्स की। कभी कभी और आ जाते हैं क्वेश्चन, तो प्लांट सेल्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसी की सेल्स में पाई जाएगी सेल वॉल, क्योंकि वो कठोर होता है ना, पेड़ों को कठोर रहना पड़ता है। अब इंसान तो ये कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, धूप वगैरह से बच जाते हैं, घर होते हैं, मकान होते हैं, पेड़ की छांव में बैठ जाओ, ये कहाँ जाएंगे पेड़ बेचारे। तो इनको सर्दी से भी बचना होता है, धूप से भी बचना होता है, ठीक है, हवा से भी बचना होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इनकी स्किन जो होती है, या बात करें इनकी जो छाल होती है, वो क्या होती है, डेड सेल्स की होती है, कठोर होती है। तो इसके लिए इनके सेल वॉल भी मजबूत होती है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है, वो इसको मजबूती प्रदान करती है। क्लियर है, जबकि इंसानों में इनकी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो सेल बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाएगा, आप बताओ फटाफट बताओ। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, सेल्स का जनक, कोशिका का जनक, किसे कहेंगे, वेरी गुड, पैलेट। किसको कहेंगे, पैलेट को। जियोर्जी, डॉक्टर जियोर्जी एमिल पैलेट, इसको क्या कहेंगे अपन, जनक कहते हैं सेल्स का, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। डीएनए कौन से सेल के कंटेंट है ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, तो सेल्स डीएनए किस में पाया जाएगा, फटाफट बताओ, इसमें तो कुछ वही नहीं है, किसके अंदर पाया जाता है, तीन ही तो हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, किसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर, राइट आंसर न्यूक्लियस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। कौन सी सेल्स के अंदर सेल न्यूक्लियस, कौन सी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो फटाफट बता दोगे आप, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य प्रोकैरियोटिक में नहीं आता, यूकैरियोटिक में आता है। फिर मनुष्य के अंदर एक अपवाद है, क्या है, आरबीसी, वो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ए सेल। कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर सेल ही नहीं होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। सेल तो है पर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको सेल की काउंट में नहीं गिना जाता है। मेन तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो जल्दी से बताओ, ठीक है। तो राइट आंसर है वायरस, क्योंकि वायरस के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई सेल है ही नहीं, उसके डीएनए आरएनए ऐसे बिखरे पड़े होते हैं इसमें, ठीक है, उसके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि विदाउट सेल। लेकिन ख़तरनाक है, हिला के रख दिया था सबको, पता है ना, कोविड सबको, कोविड वायरस ने सबको हिला के रख दिया। जो भी वायरल डिजीज़ हैं बहुत तेज़ होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं, तेज़ी से फैलती हैं, ट्रीटमेंट इनमें आसानी से होता नहीं है, मोर्टेलिटी रेट भी हाई होती है, क्योंकि इनके अंदर कोई सेल्स है ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है इसके अंदर। इसकी सेल्स में कुछ भी आ सकता है, जा सकता है, तो इसके अंदर चेंजेज हो जाते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। ये म्यूटेशन, जी म्यूटेशन ये आसान हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो रोकने वाला नहीं है कोई भारी चीज़ को, इसलिए अब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक
ब्रेकर का काम करती है, कह सकते हैं एक छलनी का काम करती है। जो आवश्यक चीज़ है उसी को आने देती है, फालतू चीज़ नहीं आती। अब इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो कोई भी फालतू की चीज़ या कोई दूसरा वायरस आके एंट्री करके उसकी सेल्स के अंदर म्यूटेशन कर लेता है, जोड़ लेता है, और म्यूटेशन के कारण क्या होता है, वो अपना एक नई प्रजाति बना लेता है, इससे वो खतरनाक हो जाता है। उसको कोई इलाज नहीं हो सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वो तेज़ी से फैलता है, जल्दी से इंसान को ख़त्म कर देता है, इसलिए वायरस खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। यहाँ पर साइंटिस्ट हैं 3 जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था, आपको मैंने बताया था। इसमें से नाम थियोडोर स्वान, वाटसन एंड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक तो आपने पता ही है। थियोडोर स्वान, मैथ्यू शेल्डन, रॉबर्ट हुक, ठीक है। थियोडोर स्वान, मैथ्यू शेल्डन, रुडोल्फ बर्चो, ठीक है। नेक्स्ट वही थियोडोर स्वान, रुडोल्फ बर्चो एंड रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपना सी, थियोडोर स्वान। इसने सबसे पहले हाइपोथेसिस दी थी क्लासिकल सेल्स की, यानी कि अनुमान लगाया था। इसके बाद इसको 3 भागों में बांटा था, ठीक है। किसमें बांटा था, सेल्स को 3 भागों में बांटा था सबसे पहले इसी ने। तो इसको ही मेन माना जाता है, थियोडोर स्वान को। इसके अलावा बात करें इसमें तो 2 वैज्ञानिकों का और योगदान रहा है, रुडोल्फ बर्चो और मैथियास स्लेडन। इन दोनों ने भी बाद में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, बताया था थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। इसलिए इन दोनों को भी सिद्धांत में इंक्लूड किया गया कि इन्होंने भी कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए थे, कुछ सिद्धांत उसने दिए थे सेल थ्योरी के। तो 3 लोगों ने मिलकर सिद्धांत दिए थे इसके। तीनों के नाम हैं, पहला नाम तो थियोडोर स्वान है, दूसरा नाम है मैथियास स्लीडन और तीसरा नाम है रुडोल्फ बर्चो। इन तीनों ने मिलकर ये सिद्धांत बनाए हैं सेल्स के। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। यानी कि आरएनए कौन सी सेल्स की ऑर्गेनेली के अंदर पाया जाता है। तो इसका तो आप फटाफट बता दोगे आंसर क्या है, राइबोसोम्स। क्या आंसर है, राइबोसोम। राइबोसोम ही तो आरएनए होता है, ठीक है। क्योंकि राइबोसोम छोटे छोटे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उनको अपन आरएनए कहते हैं। राइबोसोम्स के अंदर छोटे छोटे कंटेंट पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम आरएनए कहते हैं। स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है आरएनए, जो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। कुछ और क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको, है ना। जैसे सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल्स, ये 2-4 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी सेल्स के हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।